हरिओम। कैसे हो आप सब? आज हम पढ़ने वाले हैं त्रिभुजों की सर्वांग समता। क्या होती है सर्वांग समता? देखिए, सबसे पहले तो हम अगर इसका संधि विच्छेद कर दे, थोड़ी हिंदी में आते हैं और अच्छी हिंदी। तो क्या मतलब आता है इसका? सर्व, ठीक है, सर्व अंग और समता। मतलब कोई भी दो वस्तुएं या एक से अधिक वस्तुएं जो पूरी तरह से बराबर हों, ठीक है, जब उनकी पूरी तरह से बराबर हो तो उनको हम कहते हैं सर्वांग सम। और यह गुण जिसमें दो वस्तुएं एक जैसी दिखती हैं उन्हें सर्वांग समता कहते हैं। सामने आप देख रहे हैं जैसे दो ब्लेड है, दोनों ब्लेड कहीं भी कंपनी का अगर आप ब्लेड ले लो तो सभी ब्लेड क्या होते हैं, बिल्कुल एक जैसे होते हैं ना। ठीक ऐसे ही अगर कोई आप पीडीएफ निकालते हो, किसी भी चीज का पीडीएफ निकालो तो उसमें सभी अक्षर सब सबके सब एक बराबर ही होंगे, उसमें कोई भी अंतर नहीं होता है। अगर एक शब्दों को दूसरे शब्दों के ऊपर रख लो, एक पेज को दूसरे पेज के ऊपर रख लो, तो क्या होता है वह बिल्कुल एक दूसरे के बराबर होते हैं। और ये एक भाग जो होता है, मतलब एक जो होता है वह दूसरे को पूरी तरह से ढक देता है। इसी को हम कहते हैं सर्वांग समता। तो सर्वांग समता बहुत जरूरी होती है। भाई जैसे एक एग्जांपल ले लो, आप जूते की दुकान पे जाओ और उसे कहो भाई मुझे 7 नंबर के जूते दे दो, ठीक है, और उसने आपको ना एक 7 नंबर का दे दिया और एक 6 नंबर का दे दिया। अब क्या करोगे आप कहोगे ना कि भाई नहीं मुझे 7 नंबर का ही दोनों चाहिए, और वो कह रहा है कि क्या करोगे 7 नंबर का, एक 7 ले लो एक 6 ले लो, क्या फर्क पड़ता है, जूते तो पहनने से मतलब है ना। तो आप क्या बोलोगे, नहीं हमें एक ही नंबर के चाहिए क्योंकि दोनों पैर की जो हमारी नाप है ना, हमारे तलवों की नाप तो वो तो बराबर है। ठीक है, तो जो भी चीजें होती हैं वे सभी, अगर हम अलग अलग नाप की चीजें नहीं ले सकते क्योंकि वे सर्वांगसम नहीं होती हैं, एक जगह फिट होने के लिए हमें सर्वांगसम चीजों की जरूरत होती है। तो आज हम पढ़ेंगे सर्वांग समता। अब सर्वांग समता रेखाओं में भी होती है, फिर उसके बाद हम कोणों में जानेंगे, और उसके बाद हम जानेंगे त्रिभुज के बारे में। ठीक है, अब देखो, जैसे कि कोई भी वस्तु है, यहाँ पर देखो दो आकृतियां हैं F1 और F2। ठीक है, ये दोनों आकृति अगर हम F2 को F1 के ऊपर रख दें तो यह पूरी तरह से F1 को ढक लेगा ना। तो जो भी वस्तु एक दूसरे को पूरी तरह से ढक ले उसे उसका सर्वांग सम कहते हैं। ठीक, तो यह सर्वांग एफ हम कह सकते हैं F1 सर्वांग सम है F2 के। और इसके लिए हम जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं वो देखो यहाँ पर बना हुआ है F1 सर्वांग सम F2। ठीक है, तो कोई भी वस्तुएं जब एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लें तो वे एक दूसरे की सर्वांग सम होती हैं। अच्छा, दो चीजें होती हैं, एक तो है सर्वांग समता और दूसरा होता है समरूपता। तो समरूपता का मतलब ना, जैसे अगर त्रिभुज है तो वैसा ही दिखने वाला दूसरा त्रिभुज उसका समरूप होगा यदि वह उसके आकार में प्रकार में बड़ा भी हो। ठीक, समरूप का मतलब समझ लो आप तुलना करना। जैसे हम कहते हैं ना 2/3 और 4/6 एक दूसरे का समरूप हम कह सकते हैं, क्योंकि इनकी तुलना में क्या है, 2/4 का 2/6 या 2/3 का जो दोगुना है वह 4/6 है। ठीक है, तो यह समरूप हो गया। इसी तरह से कोई भी अगर एक जैसी चीजें हों तो वो समरूप कहलाती हैं, एक जैसी हो तो। लेकिन सर्वांगसम होने की शर्त यह है कि पहली चीज दूसरी को या दूसरी चीज पहली को पूरी तरह से ढक लेगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, हम सबसे पहले रेखाखंडों में सर्वांग समता देखते हैं। अब रेखाखंडों में सर्वांग समता, जैसे कि ऊपर आपने देखा ए और बी एक रेखाखंड है और दूसरा है रेखाखंड सी और डी। यह दोनों रेखाखंड अगर हम सी और डी, सी डी रेखाखंड को ए बी रेखाखंड पर रख दें तो वह पूरी तरह से ढक ले रहा है ना। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ए बी सर्वांगसम है सी डी के। ठीक, अब यहाँ पर देखो पी क्यू और आर एस, यहाँ पर क्या आप देख रहे पा रहे हैं कि पी क्यू बड़ा है और आर एस छोटा है। तो यहाँ पर पी क्यू अगर हम आर एस पर रख दें तो आर एस तो ढक जाएगा, लेकिन अगर हम आर एस को पी क्यू के ऊपर रखें तो पी क्यू ढकेगा नहीं, कुछ भाग इसके खुले रह जाएंगे। तो इसलिए यह दोनों सर्वांगसम नहीं है, लेकिन यह समरूप हैं। दोनों आप देख रहे हो ना कि दोनों की लंबाई है। तो अगर यह एक अनुपात में होते, ठीक, अगर हम ये कहते हैं कि ये 5 सेंटीमीटर आर एस है और 10 सेंटीमीटर पी क्यू है तो ये एक अनुपात में होते तो हम इनको कह सकते थे कि यह समरूप है। ठीक,
तो जब भी कोई चीजें एक दूसरे के अनुपात में आती है तो वे समरूप होती हैं, और अगर एक दूसरे के बराबर हैं यानी ढक लें तो वे सर्वांग सम होती हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि जब हम रेखाखंड खींचते हैं तो हम ये बता सकते हैं पी क्यू बराबर है आर एस के, तो हम जो बराबर शब्द का प्रयोग कर रहे हैं यही बराबर कहलाता है सर्वांग सम। ठीक है, तो हमने अभी देखा कि रेखाओं की सर्वांग समता। अब हम देखेंगे कोणों की सर्वांग समता। देखिए यहाँ पर हमने 3 कोण बनाए हैं। ठीक, पहला कोण है कोण ए, बी और सी। ठीक, दूसरा कोण पी क्यू आर, और तीसरा एल एम और एन। इसमें जो रेखाएं हैं ना, जैसे रेखा देखिए ए बी और बी सी, ये दोनों की लंबाइयां कोई डिफाइन नहीं है कि कितनी है। या जैसे तीर आप देख रहे हैं ना, यह तीर जो किरण है, यह किरण बता रही है कि यह रेखा बहुत आगे तक जा सकी है। जब भी किसी रेखा में एक किरण हो तो यह किरण बताती है, एक रेखा में ऐसे तीर बना हो तो किरण का चिन्ह होता है, और इसका मतलब है कि वो रेखा बहुत आगे तक लंबी तक गई है। तो अगर हम ऐसा कर रहे हैं, बता रहे हैं कि ए बी और सी, इसमें एंगल बी क्या है 40 डिग्री है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो कोण है वह 40 अंश का है। ऐसे ही पी क्यू और आर, इनका भी कोण 40 अंश का है। अब अगर हम इन दोनों के एक दूसरे के ऊपर रखते, ठीक है, ए बी सी को एंगल पी क्यू आर के ऊपर रख दें तो ये दोनों एक दूसरे को ढक लेगा ना। अब इनकी लंबाइयों पे मत जाइए कि ये क्यू और आर की लंबाई बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमने क्या कहा क्यू और आर एक किरण है। और जब बात किरण की, अगर रेखाखंड की बात होती तो हम देखते, लेकिन जब बात किरण की होती है तो हम उसकी लंबाई नहीं देखते हैं। तो यहाँ पर एंगल पहला जो कोण है यह दूसरे कोण को पूरी तरह से ढक ले रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं कि एंगल ए बी सी यह सर्वांग सम है एंगल पी क्यू आर के। ठीक है, लेकिन अब अगला देखते हैं तीसरा। यहाँ पर 30 डिग्री का कोण है। अगर जब हम इसको रखेंगे यहाँ पर तो हम क्या देखेंगे, दूसरा जो है, पहला या दूसरा, दोनों ही एंगल ए बी सी या फिर एंगल पी क्यू आर, ये दोनों ही एंगल एल एम एन से बड़े हैं। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि यह सर्वांग सम नहीं है। अब यहाँ पर हम देखते हैं एंगल ए बी सी, ए बी 40 अंश का ही है, और एक्स वाई जेड, इसमें एंगल वाई भी 40 अंश का है। तो ये क्या एक दूसरे को ढक लेंगे ना। अगर हम किरण की बात ना करें तो हम सिर्फ एंगल की बात कर रहे हैं। बार बार मैं बता रही हूँ कि ये रेखाखंड नहीं है, एक किरण है। और जब किरण है तो फिर इसकी लंबाई छोटी या बड़ी हो सकती है। किरण लगातार एक दिशा में बढ़ती रहती है ना। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, ये दोनों एक दूसरे को ढक रहे हैं, इसलिए एंगल ए बी सी सर्वांग सम है एंगल एक्स वाई जेड के। ठीक है, आगे हम देखते हैं, ये दो कोणों की माप समान हो तो वे सर्वांग सम होते हैं। अभी हमने देखा ना कि जो 40 डिग्री के कोण थे वे सभी सर्वांग सम थे। तो यदि दो कोण सर्वांग सम है तो उनकी माप बराबर होती है, और इसीलिए हम कहते हैं कोई दो कोणों को हम देखते हैं ना एक समान होते हैं तो हम क्या कहते हैं, ये दोनों तो बराबर हैं। बराबर का मतलब होता है सर्वांग सम। ठीक है, अब हम देखेंगे त्रिभुजों की सर्वांग समता। अच्छा, हम जानते हैं त्रिभुज कैसे बने होते हैं, रेखाओं से और कोणों से। ठीक है, इन्हीं के आधार पर तो हम वर्गीकरण करते हैं ना त्रिभुजों का। तो अगर हम त्रिभुजों की सर्वांग समता देखेंगे तो हमें देखना होगा पहले कि कोण सर्वांग सम है, रेखाएं सर्वांग सम है, और अगर ये दोनों सर्वांग सम हैं तभी जाकर त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। ठीक, अब यहाँ पर सबसे पहले आप दो त्रिभुज देख रहे हैं, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक, तो इन दोनों त्रिभुज बिल्कुल, अगर हम इसको दोनों को एक दूसरे पर रख दें तो ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे को ढक लेते हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं। ठीक है, अब देखिए जब हम किसी त्रिभुज को सुमेलित करते हैं ना तो सबसे पहले हम रेखाएं देखते हैं। अगर मैंने शुरुआत की, जैसे मैंने कहा त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, तो इसमें कौन सी भुजा किसके बराबर होगी, और पी क्यू आर। तो यहाँ पर ए बी बराबर किसके होगा, पी क्यू के। ठीक है, ए बी बराबर पी क्यू के, और ए सी बराबर पी आर, और बी सी बराबर क्यू आर। अब एक चीज और देखो, यहाँ पर एंगल ए, अगर हम इसका बनाते हैं, इसका कोण लेते हैं तो कोण ए, ठीक है, ए वाला कोण ए बराबर कोण पी। ठीक है, कोण बी बराबर कोण क्यू, कोण सी बराबर कोण आर। समझ में आ रहा है कि मतलब अगर सर्वांग सम है तो जो भाग जिस भाग पर रखा जाता है, त्रिभुज पी क्यू आर का जो भाग, जो हिस्सा त्रिभुज ए बी सी पर रखा जाएगा वह उसके सर्वांग सम होगा।
रेखाएं रेखाओं के सर्वांग सम, कोण कोणों के सर्वांग सम होंगे। और इनके चलने की दिशा भी, इनको जब हम ड्रॉ कर रहे हैं तो इनकी दिशा भी एक जैसी होगी। जैसे ए से बी पर और बी से सी पर हम आ रहे हैं, तो अगर हम कोण की बात करें बी की, तो कोण क्या बोलेगा, ए कोण ए बी और सी बोलेंगे। और एक कोण ए बी सी बराबर होगा कोण पी क्यू आर से। ठीक, हमें लगता है आप ये बात समझ गए होगा बेहतर। ठीक, अब देखो, तो अगर हमने क्या कहा था, कोण, ठीक, और भुजाएं, और जो भी उसके शीर्ष स्थान है, वे सभी संगत होते हैं। संगत का मतलब एक दूसरे के अनुसार। अब जैसे शीर्ष ए का संगत शीर्ष पी, शीर्ष सी का संगत शीर्ष आर, शीर्ष बी का संगत शीर्ष क्यू। ठीक, अब इसकी संगत भुजाएं भी हमने बात की। ए बी भुजा का संगत पी क्यू, बी सी भुजा का क्यू आर, और ए सी भुजा का पी आर है। और ऐसे ही इसके संगत कोण भी हैं। जैसे अगर हम कोण ए की बात करें, तो एंगल बी ए सी कोण संगत होगा कोण क्यू पी आर के। पी क्यू आर संगत होगा ए बी सी के। ऐसे ही कोण ए सी बी संगत होगा कोण पी आर क्यू के। ठीक है, तो किसी भी कोण में 3 शीर्ष हुए, 3 भुजाएं हुई और 3 कोण हुए। यह तीनों एक दूसरे के संगत होते हैं, तब जाके त्रिभुज सर्वांग सम होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक चीज देखिए, यहाँ पर क्या दिखाया जा रहा है। यदि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर सुमेलन त्रिभुज ए बी सी समरूप सर्वांगसम हो, त्रिभुज आर क्यू पी के अंतर्गत सर्वांगसम हो, तो त्रिभुज ए बी सी के वे भाग लिखिए जो निम्न के संगत हो पी क्यू का। अब यहाँ पे चित्र देखिए आप, क्या है, ये रहा 2 त्रिभुज। ठीक है, तो जब हम इनको उठा के एस पे रखते हैं ना, एक त्रिभुज को दूसरे स्थान पे रखते हैं, तो हम कैसे रखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम कोण देख ले रहे हैं, तो हमें क्या पता चल रहा है कि अगर हम इसको अपोजिट दिशा में घुमा दें, अगर इसको हम घुमा दें अपोजिट दिशा में, तो ये क्या हो जाएगा, यह त्रिभुज इस त्रिभुज पर हम रख पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ए सी भुजा ए सी जो बराबर है वो पी आर के बराबर है। ठीक है, लेकिन जैसे आप इस त्रिभुज को घुमाओगे ना, पी आर क्यू को घुमा दोगे तब बराबर हो। तो एंगल ए बराबर किसके, एंगल आर के। ठीक है, एंगल सी बराबर है एंगल पी के, एंगल बी बराबर है एंगल क्यू के। तो आप इसे भी आपको कन्वर्ट करना होगा। तो हम पहले इनको समझते हैं। अब देखिए, त्रिभुजों की सर्वांग समता के लिए कुछ प्रतिबंध हैं। जैसे कि अगर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमने 3 त्रिभुज लिए हैं और इन तीनों ही त्रिभुज को हमें सिर्फ एक रेखा मालूम है। ठीक, एक रेखा की हमें लंबाई पता है, तो क्या यह त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। देखिए, अगर सिर्फ एक हमें पता है, आधार हमें पता है 5.5 सेंटीमीटर की एक रेखा है। ठीक है, तो इस पे अधिक कोण भी बन सकते हैं, समकोण का निर्माण भी हो सकता है और न्यून कोण का भी निर्माण हो सकता है। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि 2 रेखाएं, ठीक है, ध्यान देना, अगर किसी त्रिभुज की सिर्फ एक रेखा पता है, बाकी 2 रेखाएं अगर हमें न पता हो, तो वह त्रिभुज सर्वांगसम हम नहीं बना पाएंगे। ठीक, ऐसे ही हमें 2 रेखाएं पता हो, देखिए जैसे 5.5 एक पता है और दूसरी 3.4, तो भी क्या है, यह 3 तरह के त्रिभुज बन रहे हैं, अधिक कोण, समकोण और न्यून कोण। तो यानी 2 रेखाएं भी किसी त्रिभुज को सर्वांगसम बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है। और अब अगर हम ऐसा ले लें कि तीनों रेखाएं हमें पता हो, तो 5 सेंटीमीटर ए बी, जैसे कि यहाँ पर है ए और बी 5 सेंटीमीटर है, तो हमने यहाँ पे आधार मान लिया बी और सी को। ठीक है, बी सी आधार बना, तो यह 5.5 सेंटीमीटर है, और सी पर हमने 3.4 सेंटीमीटर की दूरी लेकर चाप लिया जो ए है। ठीक है, और बी पर हमने 5 सेंटीमीटर का दूरी लेकर एक चाप लिया जो ए पर काटता है। अब इन तीनों को हमने मिला दिया, तो यह क्या हुआ, यह जो कोण बनेगा, तो यह अगर इसका हम दूसरा कोण भी बनाए, दूसरा त्रिभुज भी बनाए ना, तो बिल्कुल ऐसा ही होगा। तो अगर तीनों भुजाएं हमें पता हो, तीनों भुजाओं की माप अगर हमें पता हो, तो कोण जो त्रिभुज बनेगा वह सर्वांग सम होगा। और इसको हम कहते हैं साइड 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 सर्वांग समता प्रतिबंध। ठीक है, या भुजा 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 सर्वांग समता प्रतिबंध, और इसको ट्रिपल एस सर्वांग समता प्रतिबंध भी कहते हैं।
ठीक है, इसमें क्या है कि तीनों भुजाएं अगर पता हो, ठीक है, अगर किसी कोण की तीनों भुजाएं पता हो तो हम उसके अनुसार दूसरा सर्वांगसम त्रिभुज का निर्माण कर सकते हैं। या दो त्रिभुज की तीनों भुजाएं एक दूसरे की संगत भुजाएं हो तो वह त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन आप देख लीजिए, इस त्रिभुज में क्या है, ए बी सी त्रिभुज और पी क्यू आर त्रिभुज जो है, इसमें ए बी जो है वह 3.5 सेंटीमीटर का है, बी सी 7.1 सेंटीमीटर का है और ए सी को है 5 सेंटीमीटर का है। ठीक ऐसे ही पी आर 3.5 सेंटीमीटर का है, पी क्यू 7.1 सेंटीमीटर का है और आर क्यू 5 सेंटीमीटर का। अब आप ये बताओ मुझे कि इसमें कौन किसके संगत है। ठीक, तो देखो यहाँ पर ए बी 3.5 है तो यहाँ पर पी आर भी 3.5 है। ठीक, तो हम क्या लिखते हैं, लिख सकते हैं ए बी किसके सर्वांगसम है, संगत है पी आर के, ए बी बराबर है पी आर के। ठीक है, ऐसे अब हम दूसरी दिशा में जाएंगे, ए बी की ओर से होते हुए हम आगे बढ़ेंगे तो बी और सी 7.1 है तो हम कहाँ आए, पी और आर पर। ठीक है, हमने पी आर देख लिया। अब बी सी जो है 7.1 है तो पी क्यू है वो भी 7.1 है। ठीक है, और तीसरा ए बी ए सी जो है वो 5 सेंटीमीटर है और यहाँ पर आर क्यू जो है वो भी 5 सेंटीमीटर है। इन तीनों को हमने देख लिया, तो क्या यह दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। आप एक बार अपने दिमाग में सोचो कि अगर इसको अपोजिट कर दिया जाए पी क्यू आर को, ठीक है, अगर हम पी क्यू आर को अपोजिट कर दें तो क्या यह त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। बनाओ इसका चित्र अपने दिमाग में, जल्दी बनाओ और फटाक से बताओ, तुरंत बताओ मुझे। हाँ, यह त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। जैसे ही आप इसको पलटोगे ना, यह त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। ठीक है, अब दूसरा प्रतिबंध होता है SAS सर्वांग समता प्रतिबंध, जिसमें दो भुजा और उनके बीच का कोण। SAS का मतलब समझना, पहले भुजा फिर कोण और फिर भुजा, यानी अगर दो भुजाओं के बीच का जो कोण है, दो भुजाएं हमें पता है और उसके बीच का कोण भी हमें पता हो तो जो त्रिभुज हमें दो बनाएंगे वे दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखो हमें दो भुजाएं पता हैं, एक मिनट रुक जाओ। यहाँ पर देखो दो भुजाएं हमें पता है, यह एक भुजा 5.5 सेंटीमीटर है और दूसरी भुजा 3.4 सेंटीमीटर है और इसके बीच का जो कोण है वो 65 अंश है। तो हम अब 65 अंश हम जानते हैं कि ये न्यून कोण होता है ना, तो अगर 65 अंश हमें पता है तो अब हम जो कोण बनाएंगे वो क्या होगा, हमेशा ही न्यून कोण होगा। बाकी कोई, अब हम देख रहे थे ना कि इसके पहले अगर दो भुजाएं हमें सिर्फ पता होती थी, कोण नहीं पता होता था, तब हम इसे समकोण, न्यून कोण और अधिक कोण तीनों बना ले रहे थे। लेकिन अब हमें पता है कि जो कोण है वह 65 डिग्री का है, तो क्या अब हम सिर्फ और सिर्फ एक ही कोण बना पाएंगे और एक ही त्रिभुज, एक कोण बनने की वजह से सिर्फ एक ही त्रिभुज हम बना पाएंगे ऐसा, तो वे जो त्रिभुज बनेंगे वे सर्वांगसम होंगे। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर देख लो आप, यहाँ पर ए बी, ठीक है, दो त्रिभुज यहाँ पर हैं ए बी सी और डी ई एफ। ठीक है, यहाँ पर त्रिभुज ए बी 7 सेंटीमीटर, बी सी 5 सेंटीमीटर और इनके बीच का कोण 50 डिग्री है। इस बात पे हमेशा ध्यान देना कि इनके बीच का कोण ना 50 डिग्री है। तो एस ए और एस, एस ए और एस, भुजा कोण भुजा। ठीक, यहाँ पर भी यह 5 सेंटीमीटर, यह 7 सेंटीमीटर और यह 50 अंश, यह दोनों क्या है, बीच में है ना, इन दोनों के बीच में है। अगर हम इसको अपोजिट करें, अब देखो जैसे कि 7 सेंटीमीटर नीचे है तो हमें लग रहा होगा कैसे होगा, आप लोग को लग रहा होगा, तो बस एक दिमाग में इसको अपोजिट करो कि 7 सेंटीमीटर यहाँ ऊपर चला जाए, 5 सेंटीमीटर आधार बन जाए, तो कोई अंतर पड़ेगा, नहीं पड़ेगा ना, कोई भी अंतर नहीं पड़ेगा। ई डी इसका आधार बन जाए, ई एफ यहाँ ऊपर चला जाए, तो फिर बीच में तभी 50 डिग्री ही रहेगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि यह ए बी सी और डी ई एफ ये दोनों क्या है, सर्वांगसम है। अब हम अगला देख लेते हैं, यहाँ पर क्या है, हमें जो पता है, भुजाएं जो हमें पता है उनको देखो, हमें ए बी सी
और डी ई एफ, दो त्रिभुज है हमारे पास, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ए बी, त्रिभुज ए बी यह 4.5 सेंटीमीटर है, ए सी 4 सेंटीमीटर है, और इसके बीच का जो एंगल है वो 60 अंश है, ठीक है। और यहाँ पर डी ई, ठीक है, डी ई 4 सेंटीमीटर है, फिर ई और एफ और डी 4.5 सेंटीमीटर है, और बीच का जो कोण है एंगल डी वो 55 है। अब हमें ये दो रेखाएं पता है, लेकिन इसके बीच का कोण 55 है। तो हम क्या देख रहे हैं कि यह 4 और 4.5 ये तो इसके संगत हो रहा है, भुजा ए बी संगत हो रही है भुजा डी एफ के, भुजा ए सी संगत है भुजा डी ई के, लेकिन कोण ए या सिर से कहें हम, कोण ए और कोण डी एक दूसरे के संगत नहीं है, तो यह त्रिभुज कैसे होंगे, सर्वांगसम नहीं होंगे, ठीक है। ऐसे ही अब अगला देख लो, यहाँ पर त्रिभुज है कोई, एक सेकेंड, अब देखिए बी सी कोई त्रिभुज है ए बी सी, इसमें क्या है, यहाँ पर जो एंगल है ए सी हमें पता है 4 सेंटीमीटर, बी सी हमें पता है 6 सेंटीमीटर, और जो एंगल है ना वो दूसरा है, ठीक है। ए सी बी होता अगर ये एंगल तो इनके बीच में होता, लेकिन अभी एंगल क्या है ए बी सी, जो कि इन दोनों जो माप हमें पता है उसके बाहर का है। और दूसरा डी ई 35, फिर जो रेखा हमें पता है डी एफ 4 सेंटीमीटर, एफ ई 6 सेंटीमीटर, रेखाएं बराबर हैं, लेकिन कोण क्या है, बाहर का है, ठीक है। तो जब कोण बाहर का है तो क्या ये सर्वांगसम होंगी, अब देखने से ही लग रहा है कि ये तो सर्वांगसम बिल्कुल भी नहीं है, ठीक, तो ये त्रिभुज सर्वांगसम नहीं है, ठीक। अब अगला प्रतिबंध हमने अब तक कौन कौन सा देख लिया, तीनों भुजाओं का प्रतिबंध देखा हमने, ट्रिपल एस, ठीक है। फिर हमने क्या देखा, भुजा कोण भुजा प्रतिबंध, इसमें भी अगर तीनों भुजाएं बराबर हों तो कोण सर्वांगसम होते हैं। यदि दो भुजाएं और उनके अंतर्गत कोण, अंतर्गत का मतलब उनके बीच का कोण, तो दो भुजाएं और उनके बीच का कोण बराबर है तो भी त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। और तीसरा है ए एस ए सर्वांग समता, एक सेकेंड, ठीक है। तीसरा है ए एस ए सर्वांग समता प्रतिबंध, इसमें क्या है, पहले कोण फिर भुजा फिर कोण, मतलब अगर दो कोण पता हो और उनके बीच की भुजा पता हो और यह बराबर हो तो कोण जो त्रिभुज होगा वो सर्वांगसम होगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए आपको दो भुजाएं दो कोण पता है, ठीक है, एंगल सी ए बी पता है 40 डिग्री, एंगल ए बी सी पता है 60 डिग्री, और इनके बीच इन दोनों कोणों के बीच का जो रेखाखंड है ए और बी, ए बी रेखाखंड, इसका माप है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ऐसे ही दूसरा देखिए डी ई एफ, एंगल डी ई एफ 60 अंश, एंगल बी एफ ई 40 अंश, और इन दोनों कोणों के बीच की जो रेखा है एंगल रेखा ई एफ वो 3.5 सेंटीमीटर है। इसका मतलब क्या हुआ, यह दोनों कोण के अंतर्गत की भुजा है, ठीक है, यहाँ भी दोनों कोण के अंतर्गत की भुजा है। तो अगर दो कोण एक समान हो और उनके अंतर्गत की भुजा समान हो तो कोण जो त्रिभुज होता है वो सर्वांगसम होता है, ठीक है। अब दो कोण के अंतर्गत भुजा इसको कहते हैं सर्वांग समता को। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एंगल पी आर क्यू 60 अंश है, यहाँ पर एम एल एन 60 अंश है, ठीक है, यहाँ पर एंगल आर क्यू पी 30 अंश है, एंगल एम एन एल 30 अंश है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, ये दोनों ही एक दूसरे के समरूप है ना, एंगल पी आर क्यू समरूप है, मतलब सॉरी एंगल पी आर क्यू समान है एंगल एम एल एन के, एंगल आर क्यू पी समान है एंगल एम एन एल के, इस दोनों समरूप समान हो गए। लेकिन जो रेखाखंड होने चाहिए वो बीच के होने चाहिए। यहाँ पर एल और एन के बीच वाली जो रेखा है, एंगल एल और एंगल एन के बीच वाली रेखा जो है वह 6 सेंटीमीटर की, लेकिन यहाँ भी क्या है आर और क्यू
इन दोनों एंगल्स के बीच की रेखाखंड क्या है, 6 सेंटीमीटर। तो हम इसे क्या कह सकते हैं, यह दोनों ही एक दूसरे के सर्वांग सम है। अब हम जानेंगे कि अगर त्रिभुज जो है वह समकोण है तो सर्वांग सम होने के लिए क्या शर्तें हैं। अब जब त्रिभुज समकोण होते हैं तो हम जानते हैं एक कोण तो पहले से ही पता होता है, ठीक, एक कोण हमें पहले से पता होता है और कितने का होता है, 90 अंश का, और बाकी दो न्यून कोण होते हैं, ठीक। तो दो, अगर हमें एक कोण तो पहले ही पता है, अब हमें क्या पता चल जाए, तो हमें पता चल जाएगा कि यह कोण त्रिभुज सर्वांग सम है या नहीं है, ठीक। तो जब किसी समकोण त्रिभुज में, ठीक, उसका कर्ण और एक भुजा, ठीक, किसी दूसरे समकोण त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के बराबर हो तो वे त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। देखो एक कोण तो हमें पहले से ही पता है, ठीक है, एक कोण पता है। अब इस कोण के 90 अंश होगा, इस 90 अंश के सामने वाली भुजा, ठीक है, इस अंश के इस कोण के सामने वाली भुजा और कोण के का जो लंब बन रहा है वह भुजा, या फिर आधार जो है वह भुजा, ये दोनों भुजाएं में से अगर कोई भी एक हमें पता हो कि वह दूसरे त्रिभुज का सर्वांग सम है, उसके द्वारा बराबर है, तो पूरा त्रिभुज सर्वांग सम होगा। इसका एक एग्जांपल आप यहाँ पर देख लो। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दो त्रिभुज है ना, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए बी डी, दो त्रिभुज हैं। और यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी में एंगल ए सी बी 90 अंश का है, और ए डी बी में ए डी और बी एंगल ए डी बी 90 अंश का है। तो यह त्रिभुज क्या हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इनका कर्ण क्या होगा। तो हम क्या देख रहे हैं, दोनों का ही कर्ण सामने वाली भुजा होती है, जो एंगल होता है 90 अंश का, उसके सामने वाली भुजा ही कर्ण होती है। तो दोनों का ही कर्ण तो एक ही है ना, ए बी दोनों का ही कर्ण है। त्रिभुज ए सी बी का या त्रिभुज ए डी बी का दोनों का ही कर्ण क्या है, ए बी है। तो ए बी हो गया 3.5 सेंटीमीटर। अब हमें एक रेखा और चाहिए थी, जो अगर एक और भुजा समान हो गई तो ये त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। तो हमने देखा डी बी, ठीक है, भुजा डी बी 2 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर भुजा सी ए भी 2 सेंटीमीटर है। इसका मतलब क्या हुआ कि यह त्रिभुज सर्वांग सम है, ठीक है। तो हमने क्या क्या पढ़ा, 4 चीजें हमने पढ़ी अभी सर्वांग समता में। पहली, भुजा 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 सर्वांग समता, जब किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान हो दूसरे त्रिभुज से, जब किसी एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजाओं के समान हो तो वह त्रिभुज सर्वांग सम होंगे, और इसे भुजा 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 सर्वांग समता कहते हैं, या ट्रिपल एस सर्वांग समता। दूसरा, अगर दो भुजाएं और उनके बीच का कोण यह दोनों समान हो, मतलब अगर कोई एक त्रिभुज है, उसकी दो भुजाएं और उनके बीच का कोण दूसरे त्रिभुज के दो भुजाओं और उसके बीच के कोण के बराबर हो तो वे त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। और तीसरा, अगर किसी एक त्रिभुज के दो कोण और उनके बीच की भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण और उनके बीच के त्रिभुज की उनके बीच की भुजा के बराबर हो तो कोण सर्वांग सम होंगे। और अगर त्रिभुज 90 अंश का हो, यानी एक भुजा उसकी 90 अंश की हो, यानी त्रिभुज समकोण हो, तो उसका कर्ण और कोई भी एक भुजा या तो आधार होगी या फिर लंब होगी। तो इन दोनों में से कोई भी एक भुजा अगर दूसरे त्रिभुज के कर्ण और आधार या लंब के बराबर है तो वह त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। अब अगर तीनों कोण, अब तक हमने क्या क्या देख लिया, भुजा, अगर तीनों भुजाएं समान हो तो वह त्रिभुज सर्वांग सम होता है। लेकिन क्या तीनों कोण बराबर हो तो भी त्रिभुज सर्वांग सम होगा? नहीं। अगर तीनों कोण बराबर होते हैं तो त्रिभुज सर्वांग सम नहीं, समरूप होते हैं, ठीक है। तीनों कोण अगर बराबर तो क्या होगा, वे समरूप होंगे। भुजाएं इनकी छोटी भी हो सकती हैं और बड़ी भी हो सकती हैं, लेकिन वे कब होंगी, अनुपात में होंगी। और अनुपात कैसा होगा, जब अनुपात में होंगी तो क्या होंगे, समरूप होंगे। जैसे कि अगर एक त्रिभुज है, उसके तीनों कोण बराबर हैं, अगर तीनों कोण 60 अंश के हैं, ठीक है, मान लीजिए एक कोई त्रिभुज है ए बी सी और इसके तीनों ही कोण क्या है, इसके तीनों ही कोण 60 अंश के हैं, ठीक है। और इनकी तीनों भुजाएं, एक भुजा और तीनों भुजाएं मान लीजिए 5-5 सेंटीमीटर की हैं। तो जो दूसरा त्रिभुज होगा ना, अगर वह
उसकी तीनों ही भुजाएं जो 5 के दुगुना हो सकती हैं, 3 गुना हो सकती है, या मतलब 5 का ही गुणज होंगी, ठीक है, तो वे कहलाएंगे कि पहला त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के समरूप है, सर्वांगसम नहीं। अगर तीनों कोण बराबर हों तो वह त्रिभुज समरूप होते हैं, सर्वांगसम नहीं होते। आज का इतना ही हमारा टॉपिक था। हमें लगता है आपको काफ़ी आनंद आया होगा। धन्यवाद।